वो किसी ऐसे देश के लोग हैं जिनसे हमारी लड़ाई है, जो हमारे दुश्मन हैं। एक कंट्री आपके दिमाग में आ रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये वाला केस लॉ आपके एग्जाम में आराम से आपको सेम फैक्ट्स के साथ में प्रेजेंट किया जाएगा, जस्ट विद डिफरेंट नेम्स, एंड आपसे पूछा जाएगा कि इस केस लॉ में क्या होने वाला है। तो आपको ये वाला केस लॉ जो है वो लिख कर आना है वहां पे, तो याद कर लो मेरे साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम आ गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के एक नए पार्ट पर। हम आज समझेंगे लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने के काफी सारा चांसेस होते हैं इसमें, क्योंकि इतनी बार आरटीपी एमटीपीज एंड आपके पास पेपर्स में ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको समझ के जाना है। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। तो ड्यू टू द कॉर्पोरेट वेल व्हाट हैपेंस इज कि द मेंबर्स आर आइडेंटिफाइड सेपरेटली, double quoting the keywords, they are identified separately from the company, है ना। company is identified as a separate legal entity. ओके अच्छा, और इसके अलावा क्या था, मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। एक्ट्स ऑफ द कंपनी मतलब क्या, जैसे कि अगर कोई if any debt has been undertaken by the company or any contravention of law has been done, तो members are not responsible for such an error. इसके अलावा हमने सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड भी पूरा अच्छी तरीके से समझा था। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल पे। तो देखते हैं क्या होता है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसकी में आपके टोटल 5 केसेस आएंगे, उन पांचों को आपको ध्यान से सुनना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल का मतलब एक पर्दा है ना। पर्दा रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ 5 ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर उस पर्दे को उठा दिया जाएगा। सिंपल भाषा में कहूं, पर्दे को उठा देने का मतलब क्या है, जो कंपनी और मेंबर्स को सेपरेट कर रहा था ना पर्दा, कि जो ये दिखा रहा था कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, एंड मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, उस पर्दे को हटा देंगे एंड कंपनी एंड मेंबर्स को एक मान लेंगे। ठीक है, उसी को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। ये मैंने आपको एकदम आसान भाषा में समझा दिया। अब जरा इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। व्हेन द लॉ डिसरिगार्ड्स, तो ये है आपका कीवर्ड। अगर लॉ जो है वो डिसरिगार्ड कर देता है, किसको डिसरिगार्ड कर दिया है, that the company is a distinct and separate legal entity from members। तो देखो भाई, इस वे में लिखा है तो आपको याद करने में आसानी होगी, ये मैं पक्का कह सकती हूँ। अपने दिमाग में बिठा लो तो याद हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये जिस तरीके से लिखा है ना बेटा, क्योंकि हैंड राइटिंग में एंड हैंड रिटन नोट्स हमेशा ज्यादा इजी से समझ में आते हैं, याद भी होते हैं। देखो मेरे साथ, कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स। ये लॉ डिसरिगार्ड कर देता है किसी किसी सिचुएशन में, और उसी को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। तो क्या हमारे कीवर्ड्स क्या है, डिसरिगार्ड कर देना। क्या डिसरिगार्ड करना, दैट कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये डिसरिगार्ड कर दिया गया है। यहां पर दूसरी भाषा में कहा जाए तो कोर्ट इज गोइंग टू इग्नोर द कंपनी, यानी कि क्या है ना, अभी ऐसा कंपनी ऐसा सामने खड़ी हुई है एंड मेंबर्स उसके पीछे छुप के खड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि कोर्ट जो है वो इग्नोर कर देती है, बिकॉज इट इज डिसरिगार्डेड द डिस्टिंक्टनेस ऑफ द कंपनी। तो अब कंपनी को हटाया जाएगा सामने से और डायरेक्टली हम मेंबर से बात करेंगे कि क्या गड़बड़ क्या चल रही है यहाँ पर, मेंबर से सीधा बात करी जाएगी। तो कंपनी को करा जाएगा इग्नोर एंड द कोर्ट विल डायरेक्टली कंसर्न इटसेल्फ विद द मेंबर्स। ठीक है, ये पेज याद करने की कोशिश करना। डिसरिगार्ड, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है यहाँ पे कंपनी की, एंड कोर्ट इग्नोर्स द कंपनी एंड डायरेक्टली कंसर्न्स इटसेल्फ विद द मेंबर्स। अगर चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं आपको वो 5 सर्कमस्टांसेस बताऊंगी जहां पर कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, जहां पर मेंबर एंड कंपनी को एक मान लिया जाता है। कब ऐसा होता है, सबसे पहला है, याद करते हुए चलो, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तब हम मान सकते हैं जब हम कंपनी का चरित्र देख रहे हो। क्या कंपनी का चरित्र हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखो, कंपनी का चरित्र कैसे पता लगेगा, हाउ टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट वेल, सबसे पहली लाइन आपको जो लिख के आनी है वो एक जनरल लाइन है, सभी पॉइंट्स के लिए है। कॉर्पोरेट वेल ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी क्रैक्ड, उसको तोड़ा नहीं जा सकता जब तक पब्लिक इंटरेस्ट इज इन जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है जब तक कि उस पर कोई अड़चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई आंच नहीं आ रही है, पब्लिक इंटरेस्ट जब तक सुरक्षित है, तब तक हम कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट नहीं करेंगे। सब कुछ आराम से चलता रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। लेकिन जिस दिन हमको पता चला ना कि पब्लिक पे कोई आंच आई है, तो भाई उस दिन हम ये कॉर्पोरेट वेल हटा देंगे, इट विल गेट क्रैक्ड। ओके, सबसे पहली लाइन तो ये है जनरल, हमें जो लिख के आनी है। दूसरी लाइन ये है कि कंपनी का अपना कोई दिमाग नहीं होता, अपना कोई विवेक नहीं होता, माइंड एंड कंसाइंस। माइंड तो आपको पता है, कंसाइंस मतलब सही गलत सोचने की जो शक्ति होती है, विवेक।
है ना, वो नहीं है कंपनी के पास। तो और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी किसी की भी दोस्त है या किसी की भी दुश्मन है। तो हमें क्या लिख कर आना है, दैट अ कंपनी डज नॉट हैव अ माइंड और कंसाइंस ऑफ इट्स ओन, नहीं सोच सकती क्या सही है क्या गलत, क्योंकि हमने उसे लीगल एंटिटी जरूर एक बना दिया है सेपरेटली, लेकिन फिर भी उसके पास अपना दिमाग नहीं है बेटा, ठीक है, एंड हेंस इट कैन नॉट बी एनीवन्स फ्रेंड और फो। ओके, ये भी हमें याद हो गया। तीसरी बात, हम लेकिन फिर भी लिफ्ट कब कर सकते हैं कॉर्पोरेट वेल, इफ अ कंपनी हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज एन एनिमी कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर कंपनी पता चल गया हमको कि ये कंपनी जो है वो एनिमी कंपनी है, दुश्मन कंपनी है, तब हम क्या करेंगे उस केस में, तब हम लिफ्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट वेल। अच्छा, अब ये कैसे पता चले कि ये एनिमी कंपनी है, व्हेन कैन वी से इट्स एन एनिमी कंपनी, तो ये आंसर अब मिलेगा आपको। When can we say? When the affairs of the company, सारा जो कंपनी का कामकाज है वो किसके हाथों में है, it is in the control of people, ऐसे लोगों के हाथ में है जो कहां पर है, who belong to the enemy country, वो किसी ऐसे देश के लोग हैं जिनसे हमारी लड़ाई है, जो हमारे दुश्मन है। एक कंट्री आपके दिमाग में आ रही है मैं जानती हूँ, लेकिन वो हमारे ऑफिशियल दुश्मन नहीं है अभी, ठीक है, ध्यान से देखो। When can we characterize a company as an enemy company? When, very important, अगर affairs of the company are being controlled or handled by the people of an enemy country। तो enemy country कौन होता है बेटा, सिंपल भाषा में कहूं, अगर किसी कंट्री के साथ इंडिया ने वॉर डिक्लेयर कर रखी है, इंडिया तो हम अपने देश की बात बता रहे हैं, अगर हमने किसी के साथ वॉर डिक्लेयर कर रखी है तो वो हमारा एनिमी कंट्री होगा उतने टाइम पीरियड के लिए। जैसे 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, 71 में हुआ था, उतने बीच वो हमारी एनिमी कंट्री थी। आई बात समझ में? तो उस सिनेरियो में अगर कुछ भी ऐसा गलत सलत होता तो जो कॉर्पोरेट वेल है उसको लिफ्ट किया जा सकता था। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए चलूंगी, वहां पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। 62 में वैसे ही चाइना के साथ में वॉर हुई थी, तो वहां पर भी ये चीज थी एनिमी कंट्री वाली, ओके। खैर वो आपको लिख के नहीं आना, इतना लिख के आना है बस, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दिया थोड़ा। चलो अब तो अब ये सब होगा कैसे, कोर्ट विल हैव टू एग्जामिन कि भाई कैरेक्टर ऑफ द पीपल है क्या, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, व्हाट इज देयर कैरेक्टर, यू विल हैव टू सी हु इज एट द हेम ऑफ अफेयर्स, ठीक है, ये आपको लिख के आना पड़ेगा कि हाउ कैन वी कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर कंपनी एज एन एनिमी कंपनी, यू विल हैव टू सी हु इज सिटिंग एट द हेम ऑफ अफेयर्स, हु इज हैंडलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कौन कंट्रोल कर रहा है वो कोर्ट एग्जामिन करेगा, ओके। तो अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो केस लॉ आपको कोट करके आना वो ये है, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें था क्या। बेसिकली दोनों ही ब्रिटेन में कंपनीज थी, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनीज थी ब्रिटेन में ही। अब होता क्या है कि डैमलर कंपनी लिमिटेड को एक बार दौरा पड़ता है और वो कहता है हम आपसे हमने जो डेट्स लिए ना नहीं पे करेंगे, जाओ यहाँ से। कॉन्टिनेंटल टायर को डेट पे करने से मना कर देता है। कॉन्टिनेंटल टायर को आता है गुस्सा, कहता है कि वो चला जाता है कोर्ट के पास, ये जाते हैं कोर्ट के पास। एंड ध्यान रखना जो बात मैंने बोली, दोनों के दोनों ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थे, रजिस्टर्ड कंपनीज थी प्रॉपर्ली। अभी देखो होता क्या है, जब ये कोर्ट जाता है तो भाई डैमलर से सवाल पूछा जाता है क्या दिक्कत है तुमको, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्यों नहीं दे रहे ये पैसे। तो पैसे तो भाई इसलिए नहीं निकाल रहे थे क्योंकि जिस टाइम पर ये केस चल रहा था ना बेटा, उस टाइम पर चल रही थी वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। अब अगर थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो, पुराने क्लासों में आपने पढ़ा रहा होगा कि ब्रिटेन एंड जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। अब चक्कर ये फंस रहा था कि कॉन्टिनेंटल टायर ऑल्दो इट वाज रजिस्टर्ड तो ये ब्रिटेन में थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ऑन पेपर इट वाज अ ब्रिटिश कंपनी, मगर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इसके पीछे जो लोग काम कर रहे थे ना, इस कंपनी के पीछे, वो सारे जर्मन थे। मोस्टली जो शेयर होल्डर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो सारे लोग, जो पूरी टीम बैठी थी, दैट वाज जर्मन, ठीक है, जर्मन थे वो लोग। अभी क्या हो रहा है, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो एक तरीके से जर्मनी हमारी एनिमी कंट्री हुई, हमारी मतलब ब्रिटेन की एनिमी कंट्री हुई ना उस टाइम पर। तो डैमलर ने बोला अब आप ही बताओ, क्या मैं इतना बड़ा देशद्रोही हूं कि अपने दुश्मनों को जाकर पैसा लौटा दूं, ये तो एक इस तरीके से ये मतलब हुआ ना कि मैं उनके साथ में ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इनको पैसे नहीं भरे। तो कोर्ट ने कहा हाँ भाई बात तो सही है, ये हमारी एनिमी कंट्री है, और इसीलिए यहां पर इनका कॉर्पोरेट वेल हटाकर देखा गया कि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी एक चीज है, लेकिन उसके पीछे बैठे हुए इसके मेंबर्स को तो देखो, वो पर्दा हटाओ और मेंबर्स को देखो कि वो सब के सब जो हैं जर्मन है, और जर्मन कौन है, दुश्मन।
दुश्मन है हमारे जर्मन्स, तो हम उनको पैसे नहीं देंगे इस वक्त, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ दिस वॉर वी कैन नॉट ट्रेड विद देम राइट नाउ। ठीक है, तो यहां पर इनको हटाकर देखा गया, इस पर्दे को इनके बीच का, एंड कंपनी को एंड मेंबर्स को एक मान लिया गया कि ये इट इज अ काइंड ऑफ जर्मन कंपनी, और इसीलिए डैमलर को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आई बात? ये फैक्ट्स ऑफ द केस आपको आसानी से, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुक खोलोगे आपको ये फैक्ट्स ऑफ द केस मिल जाएंगे। मैंने आपको डिटेल भी पूरा समझा दिया, वहीं से आपको फैक्ट्स याद करने हैं केस के। ठीक है, ओके, बस इतनी सी बात थी। यहां पर कैसे पियर्स किया गया कॉर्पोरेट वेल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? और अगर समझ में आया हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अब हम लोग एक सेकंड सर्कमस्टांस पे आ जाते हैं बेटा, बहुत बहुत टाइम नहीं लगाएंगे एक एक चीज पे। चलो, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स। भाई कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कंपनी के पीछे छुप के लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, और लेकिन निर्मला ताई को तो सब जानते हैं वो टैक्स छोड़ने वाली है नहीं, और इसीलिए अगर कोई ये कोशिश करा कि रेवेन्यू मतलब टैक्स बचाने के लिए अपना एक फर्जी कंपनी खोल दी गई है, तो उस कंपनी को साइड हटाकर आपके ऊपर नजर गड़ा दी जाएगी कि आप क्या टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे क्या, चलो टैक्स निकालो। ठीक है, ओके, अब ये जरा याद करने की कोशिश करो मेरे साथ में फेयर वेयर कंपनी यूज टू इवेड और सर्कमवेंट अ टैक्स। कहीं पर भी इफ अ कंपनी, the formation of a company has been done to evade or circumvent the taxes, very important। अगर सर्कमवेंट करना चाहते हो आप टैक्स को तो सावधान हो जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहां पर केस लॉ देखने को मिलेगा, दिनशॉ मानेकजी पेटी। अब भाई ये वाला केस लॉ आपके एग्जाम में आराम से आपको सेम फैक्ट्स के साथ में प्रेजेंट किया जाएगा, जस्ट विद डिफरेंट नेम्स, एंड आपसे पूछा जाएगा कि इस केस लॉ में क्या होने वाला है। तो आपको ये वाला केस लॉ जो है वो लिख कर आना है वहां पे, तो याद कर लो मेरे साथ में 5 बार आप बोलना। ठीक है, दिनशॉ मानेकजी पेटी, दिनशॉ मानेकजी पेटी, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख कर आना है वहां पर। अब मैं आपको इसका केस के जो फैक्ट्स हैं वो समझा देती हूँ थोड़ा सा। तो डीएमपी यहाँ पे दिनशॉ मानेकजी क्या होता है, ये बहुत ही एक वेल्दी पर्सन होते हैं, अमीर जादे। ठीक है, अब होता क्या है, इनके पास आती है बड़ी सारी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। क्यों आती है? क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, क्योंकि अमीर ज्यादा थे तो इन्वेस्टमेंट कर रखा था, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम बहुत ज्यादा आती थी इनके पास, जिसके कारण इनके ऊपर लग जाता था सुपर टैक्स। उस टाइम पर एक टैक्स हुआ करता था, ठीक है, वो वेल्दी लोगों पे लगता था जिनके पास इस तरीके की इनकम्स आ रही होती थी, तो बहुत ज्यादा रेट पर वो होता था। ठीक है, तो इनको होता था दर्द। अब दर्द से निवारण पाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगाया दिमाग और 4 प्राइवेट कंपनीज खोल दी। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, एक कंपनी खोली इन्होंने, और फिर क्या किया, ये जो इन्वेस्टमेंट थे ना ये कर दिए इधर ट्रांसफर, कंपनियां खोली और ट्रांसफर कर दिए इन्वेस्टमेंट्स। तो इससे हुआ क्या, अब ये जो आपको यहां पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दिख रहा है ना, ये यहां ना आकर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इधर आने लगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इस कंपनी को मिलने लगा आपसे। अब इससे क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पर कंपनी और डीएमपी के बीच में एक पर्दा था, कॉर्पोरेट वेल था, तो अब ये इनकम इनकी ना मानकर कंपनी की माने जाने लगी, तो इनके ये सुपर टैक्स से बच जाते हैं। समझ में आई बात? और फिर कंपनी क्या करती थी, ये जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है ना, ये इनको लोन के फॉर्म में ट्रांसफर कर देती थी वापस। ठीक है, लोन के फॉर्म में वापस से इनको दे देती थी, लोन बैक कर देती थी। अच्छा, अब लोन इनको मिला तो लोन पे तो बेटा लगता नहीं है टैक्स। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। ये रहता था तब तक इनकम पे टैक्स लगता था, लेकिन लोन इज नॉट एन इनकम, तो ना इनके ऊपर टैक्स लगा, इनके ऊपर टैक्स लगा लेकिन बहुत ही कम रेट्स पर। तो टैक्स बचा लिया, यहाँ पे इवेड कर लिया थोड़ा सा टैक्स। आई बात समझ? इसीलिए ये शाम कंपनीज बनाई गई थी। जब कोर्ट के पास केस जाता है तो कोर्ट समझ जाती है, कोर्ट ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, और कहा कि ये आपने जो कंपनियां बनाई ना, इनका कोई और पर्पस है नहीं, इनके पास असेट के नाम पर यही टूटे फूटे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने इनको पकड़ा रखे हैं। दिस इज बेसिकली वर्किंग एज अ शेल कंपनी, इट डज नॉट हैव एनी असेट्स ऑफ इट्स ओन, एंड कोई और बिजनेस एंड ऑपरेशंस नहीं है इन कंपनीज के। तो क्यों ना हम इस पर्दे को थोड़ा सा हटा दें, है ना, हटाकर आपको और कंपनी को एक मान ले, है ना, और आपसे ही टैक्स मांगे नजरें मिला के कि भाई ये इनकम तो आपकी है, टैक्स दीजिए इस पे, चलिए। ठीक है, यहां पर भी यही हुआ था, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, दिस कॉर्पोरेट वेल वाज क्रैक्ड। ठीक है, ओके, अब यहां पर
फैक्ट्स ऑफ द केस तो मैंने आपको बता दिए, आप लिख कर कैसे आओगे इसको, बेसिकली इसका जो कंक्लूजन है वो कैसे लिख के आओगे, इट was held that these companies which were formed, these were not genuine companies, genuine companies बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरी बात, it was simply the member और the shareholder disguised under the legal entity का जो फसाड है उसमें मेंबर ही पीछे छुपा हुआ था, लीगल एंटिटी ऑफ हु, ऑफ द कंपनी। कंपनी की लीगल एंटिटी के पीछे खुद मेंबर ही छुपा बैठा था। आई समझ में? ये बात आपको लिखकर आनी है। अगर आप चाहो तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज का। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिख कर आना है। मैं बता रही हूं आपको, ऐसे ही आएगा इसमें क्वेश्चन, सेम टू सेम फैक्ट्स ऑफ द केस, नाम चेंज कर देंगे बस। आपको यही वाला केस लॉ लिख कर आना है और फैक्ट्स लिख कर आने हैं, कंक्लूजन लिख के आना है प्रॉपर वे में। ओके, और यहाँ पर क्योंकि मेंबर वाज डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी, हेंस द कॉर्पोरेट वेल वाज पियर्स्ड टू सी द रियल ओनर। कॉर्पोरेट वेल वाज पियर्स्ड टू सी द रियल ओनर, ये भी ऐड कर लो अपनी तरफ से। ठीक है, वैसे ये है आपकी बुक में। ओके, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। या फिर बेटा मैं एक काम करूंगी, जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सर्कमस्टांस है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में लेकर आ जाऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हो फिर। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट वाले पार्ट का वेट करना, मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। एंड तीनों सर्कमस्टांस उसमें डिस्कस करेंगे, एंड अगर समय बचा तो क्वेश्चंस भी सारे वहीं डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। कमेंट्स में मुझे बताना क्या अच्छा लगा, क्या इंप्रूव हो सकता है। क्लासेस में असिस्टेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।